Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about general consent for CBI to be taken from state governments. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view, especially from the segment फेडरलिज्म. तो सबसे पहले सीबीआई के बारे में समझते हैं, सीबीआई के ज्यूरिडिक्शन के बारे में समझते हैं. तो देखिए, सीबीआई के जो भी पावर्स हैं वो ये डिराइव करती है ये एजेंसी फ्रॉम अ लॉ जिसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946. तो अगर इस लॉ की बात की जाए तो ओरिजिनली अगर सिर्फ इस लॉ की बात की जाए तो सीबीआई के ज्यूरिडिक्शंस जो हैं वो दिल्ली और बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज तक लिमिटेड है. मतलब सीबीआई की जो भी इंक्वायरी की जो पावर्स हैं वो इस लॉ के हिसाब से दिल्ली और बाकी जो भारत सरकार की यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ तक लिमिटेड हैं. और अगर किसी दूसरे स्टेट में सीबीआई को अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ दिस लॉ द सीबीआई मस्ट मैंडेटरीली ऑब्टेन कंसेंट ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट. तो मतलब सीबीआई के जो अधिकार हैं जो इस कानून से इसको मिलते हैं, पावर्स जो इस कानून से मिलते हैं वो बस दिल्ली और बाकी यूनियन टेरिटरीज तक लिमिटेड हैं. किसी दूसरे स्टेट में अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से पहले कंसेंट लेना होगा. द कंसेंट कैन बी आइदर केस स्पेसिफिक और जनरल. इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर केस बाय केस भी कंसेंट लिया जा सकता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस आसाम में हुआ तो सीबीआई यहाँ की सरकार से इस पर्टिकुलर केस के लिए कंसेंट मांगे कि हमें इसकी इंक्वायरी करने का मौका दिया जाए. या जनरल कंसेंट भी दे सकती है आसाम सरकार कि आप जो भी केस भारत सरकार सीबीआई को देना चाहे रिलेटेड टू असम वो सीबीआई ले सकती है. हर केस में हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो कंसेंट कैन बी आइदर केस स्पेसिफिक और जनरल. और नॉर्मली कैसा होता है, ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव गिवन जनरल कंसेंट टू सीबीआई. और इसी कारण से सीबीआई हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन करती है क्योंकि नॉर्मली सारे स्टेट्स ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दे रखा है. लेकिन अब करंट मुद्दा समझते हैं. भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कम से कम 8 ऐसे स्टेट्स हैं अभी जिन्होंने सीबीआई से ये कंसेंट वापस ले लिया. दे हैव विड्रॉन द कंसेंट गिवन टू सीबीआई. दीज स्टेट्स आर महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला एंड मिजोरम. तो देखिए, ज़्यादातर स्टेट्स तो वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे रूलिंग पार्टी है उसकी अपोजिशन की पार्टी रूल कर रही है इन स्टेट्स में. तो ये समझ आता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है सीबीआई, तो उसके खिलाफ ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो दूसरे पार्टी के सरकारें हैं स्टेट्स में वो कंसेंट वापस ले रहे हैं. लेकिन मिजोरम का केस थोड़ा यूनिक है. मिजोरम ने ये कंसेंट सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है 2015 में ही वापस ले लिया था. मिजोरम हैड विड्रॉन दिस कंसेंट वे बैक इन 2015 इटसेल्फ, बट इन 2018 मिजो नेशनल फ्रंट केम इनटू पावर इन मिजोरम, जिसमें एनडीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल ओवरऑल कोलिजन पार्टी है, वो उसकी सरकार है मिजोरम में भी. लेकिन इसके बावजूद भी मिजोरम ने ये कंसेंट, जनरल कंसेंट गिवन टू सीबीआई वापस ले लिया है. अब जनरल कंसेंट वापस लेने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सीबीआई के ऊपर वो ज़रा समझते हैं. तो सीबीआई विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर एनी फ्रेश केस इन दीज स्टेट्स. तो इन स्टेट्स में अब सीबीआई कोई भी नया केस ले नहीं सकती. एंड सीबीआई ऑफिसर्स विल लूज ऑल पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर एज सुन एज दे इंटर इन द स्टेट. तो जैसे ही वो इन स्टेट्स में सीबीआई ऑफिसर्स घुसेंगे वो एक आम नागरिक की तरह ट्रीट किए जाएंगे. दे विल नॉट हैव एनी स्पेशल पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन दीज 8 स्टेट्स. तो मतलब इन स्टेट्स में सीबीआई अब एप्लीकेबल नहीं होगा. अब जरा ये समझते हैं कि आखिर क्यों ये कंसेंट वापस लिया गया है. वाई विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट बाय दीज स्टेट्स. तो ये तमाम स्टेट्स ये एलिगेशंस लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई का इस्तेमाल करती है अगेंस्ट दीज गवर्नमेंट्स और द ऑपोजिशन पार्टी. तो सीबीआई के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया है कि सीबीआई एक फेयर तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है. सीबीआई को भारत सरकार इस्तेमाल करती है अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, ऑपोजिशन पार्टीज़.
सो दिस इज़ हाउ द क्रेडिबिलिटी ऑफ सीबीआई हैज़ बिन क्वेश्चन। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुकी है। देखिए, सीबीआई ओवरऑल भारत सरकार के सुपरिटेंडेंस में काम करती है। भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेज विच कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करती है सीबीआई को। तो सरल शब्दों में कहें तो भारत सरकार सीबीआई को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और चूंकि सीबीआई डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, इसलिए सीबीआई जब भी कोई केस लेता है तो उसके एक्शंस पे कहीं ना कहीं शक हो जाता है लोगों को कि इसमें सीबीआई का कुछ थोड़ा इम्पार्शियल तरीके से, थोड़ा अनफेयर तरीके से काम कर रही है ऑन ऑन डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसमें एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि सीबीआई ने कहीं ना कहीं अनफेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है इन द केस। तो जब भी सीबीआई कोई भी केस लेती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, क्योंकि सीबीआई इज़ मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब भी कोई ऐसा केस होता है जिसमें भारत सरकार का कोई मंत्री या कोई ऑफिसर, जब उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है तो नेचुरली सीबीआई के जो काम करने के तरीके हैं उस पर क्वेश्चंस उठने लगते हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई अनफेयर तरीके से या पार्शियल तरीके से काम कर रही है। सो दिस हैज़ बिन अ क्वेश्चन और दिस हैज़ बिन एन इशू विथ रिस्पेक्ट टू सीबीआई राइट सिंस द बिगनिंग। और इसी एलिगेशन को लगा करके इन 8 स्टेट गवर्नमेंट्स ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया, यानी कि इन स्टेट्स में अब सीबीआई एप्लीकेबल नहीं होगा। सीबीआई के फंक्शनिंग पे पहले भी कई दफ़ा सवाल उठ चुके हैं और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था केज्ड पैरट। जैसे एक तोता होता है ना, जो मालिक कहता है वही वो रिपीट करता रहता है। तो 2013 में सीबीआई को इसी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को इम्पार्शियल तरीके से और फेयर तरीके से काम करना चाहिए, सीबीआई को एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप होना चाहिए। केज्ड पैरट, जो सरकार कहती है, जो सरकार ही मालिक है सीबीआई की, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि सरकार के सुपरिटेंडेंस में ही काम करती हैं, तो जो सरकार कहती है वही रिपीट करते हैं सीबीआई वाले। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने व्हेन इट सेड इन 2013 दैट सीबीआई इज अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर वॉइस। And this is happening because of excessive political interference in the functioning of the CBI by the central government। और इसके बाद कुछ recommendations भी दिए गए कि कैसे CBI की ऑटोनॉमी को रिस्टोर की जा सकती है। तो सबसे पहला तो रिकमेंडेशन है कि रिड्यूस एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कहीं ना कहीं सीबीआई को भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से डीलिंक करना होगा, अदरवाइज सीबीआई कभी भी ऑटोनोमस तरीके से और फेयर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। एंड लेट अस गिव स्टैच्यूटरी स्टेटस, ये से भी रिकमेंडेशन है, स्टैच्यूटरी स्टेटस, कानूनी स्टेटस दिया जाए सीबीआई को थ्रू अ लॉ। अब यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि ये सीबीआई के स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने कहा कि सीबीआई को इस कानून से पावर मिलता है, तो जब कानून है तो सीबीआई स्टैच्यूटरी बॉडी कैसे नहीं हुई? तो इस बात को ध्यान से समझिए। सीबीआई इज एन बॉडी क्रिएटेड विथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, लेकिन इस कानून के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसकी मदद से सीबीआई को पावर्स मिलते हैं, बट सीबीआई हैज़ नॉट बीन डायरेक्टली क्रिएटेड विथ दिस लॉ। So CBI in that sense technically is not a statutory body and it derives certain powers from this law जिसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो सीबीआई को स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की बात की गई है। लेट अस क्रिएट ए लॉ स्पेसिफिकली सेपरेटली फॉर सीबीआई सो दैट सीबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स स्ट्रेंथेंड एंड देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग इन ऑटोनोमस मैनर। उसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ सीबीआई। उनके ज़्यादा उनके कैडर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सीबीआई को और बेहतर देने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है, प्लस वी नीड टू गिव देम मोर पावर। तो मोर पावर के लिए कहीं ना कहीं वी नीड टू मेक अ सेपरेट लॉ फॉर सीबीआई इन ऑर्डर टू गिव देम स्टैट्यूटरी स्टेटस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान क्राइसिस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब ने बाकी 7 अलग अलग देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग बुलाई है और इस
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग का मेन पर्पस है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना. So as I said, India hosted 7 other countries' national security advisors in order to find a solution on ongoing Afghanistan crisis, and this meeting was chaired by India's national security advisor Ajit Doval Sahab. Participant is national security advisor Delhi security dialogue के participants थे from रसिया, ईरान एंड 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज. तो इंडिया के अलावा 7 और देश थे रसिया और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, प्लस जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान. इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से 5 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने इनमें हिस्सा लिया. इस मीटिंग के क्या आउटकम्स रहे वो ज़रा देखते हैं. तो जो 8 कंट्रीज जो उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, दे प्लेज टू वर्क फॉर इंश्योरिंग अफगानिस्तान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़. तो सबसे बड़ा डर आज के टाइम में यही है कि अब एक बार जब तालिबान का वहाँ अफगानिस्तान में पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया है, सो नाउ देयर इज़ एन एप्रीहेंशन दैट तालिबान विल ब्रिंग ओल्ड रिजाइम that prevailed in Afghanistan before 2001. It will promote terrorism from its own soil. It will promote drug trafficking, arms trafficking from its own soil, जैसा ये पहले अलकायदा और बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिल करके ये करता था. तो कहीं ना कहीं ये डर है और इसी कारण से इन 8 कंट्रीज़ ने मिल करके प्लेज किया है कि वी विल नॉट अलाउ अफगानिस्तान टेरिटरी टू अगेन बिकम अ हब फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी. और इसी का नतीजा था, आपको पता है 2001 में यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ. उसके ऊपर उसके पहले हमारे यहाँ पे कई सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज़ हुए. एक कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था. तो अगर अफगानिस्तान वापस से टेररिस्ट हब बन जाता है तो इंडिया एंड अदर रीजनल कंट्रीज विल बी बिगेस्ट सफरर, इंक्लूडिंग यूएस ऑल्सो. यूएस भी ऑलरेडी एक बार देख चुका है व्हाट हैपेंड इन 2011. तो अफगानिस्तान को दोबारा से एक टेररिस्ट हब बनने नहीं देंगे. दैट वाज द फर्स्ट प्लेज. उसके अलावा these 8 countries pledged to find a solution to have a truly inclusive government in Afghanistan. एक ऐसी सरकार जिसका सपोर्ट सब लोगों को हो, मतलब सब लोगों का सपोर्ट वैसी सरकार में. ये जो मौजूदा सरकार अभी अफगानिस्तान के अंदर आई है तालिबान, ये कहीं ना कहीं ये फोर्स से आई है, कंसेंट से तो आई नहीं है लोगों के. ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो है नहीं. इट डज नॉट इंक्लूड द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ अफगान सोसाइटी. सो दीज कंट्रीज हैव प्लेस्ड टू हैव अ इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. एंड थर्ड, countries have also placed कि वर्ल्ड शुड रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान के कहीं ना कहीं इंटरनल मामलों में दुनिया के अलग अलग देशों को दखल नहीं देना चाहिए. उसकी यूनिटी, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए. कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट मैसेज था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जब से तालिबान पावर में आया है अफगानिस्तान के अंदर, तब से पाकिस्तान हाइपर एक्टिव हो गया है. पाकिस्तान तो आप समझिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि तालिबान इज प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान. कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके तालिबान के साथ काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं. और तब से पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स में अफगानिस्तान के बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है. अभी भी जब इंडिया ने ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग बुलाई है, उस टाइम में अलग पाकिस्तान ने एक और मीटिंग बुलाई है वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम US, चाइना एंड रसिया आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्डर टू डिस्कस अफगानिस्तान. तो ये एक, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हाइपर एक्टिवनेस को देख करके इंडिया ने भी अपनी एक्टिविटीज़ थोड़ी अफगानिस्तान को लेकर के तेज़ की है. तो जब से तालिबान पावर में आया तब से पाकिस्तान हैज़ बीन हाइपर एक्टिव. हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेशन वो बुलाता है. अगर आप इस केस में भी देखें तो चाइना को इंडिया ने भी इन्वाइट किया था, लेकिन चाइना ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग कॉल्ड बाई पाकिस्तान. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट तिगरी रीजन रिवॉल्यूशन इन इथोपिया. तो जरा देखते हैं. दिस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, लेकिन प्रीलिम्स में तो आपको पता है दोज प्लेसेस हु आर इन न्यूज़, उनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं. APSC और UPSC दोनों में ही आपको पता होगा कि नागोर्नो काराबाख रीजन से सवाल आ गया था इस बार के APSC प्रीलिम्स में. तो इस कारण से जरा देखते हैं. ये तिगरे रीजन इस साल न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको जरा देखते हैं. देखिए, दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू इथोपिया. तो इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. ये है इथोपिया, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. इसके अलग बॉर्डर्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है जिबूटी, फिर है इरिट्रिया, ये है इरिट्रिया, ये है जिबूटी, ये है सोमालिया, ये है केनिया, साउथ सुडान एंड सुडान. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इथोपिया. इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा. दिस इज एडिस अबाबा. अब इथोपिया
कि काफ़ी टाइम से ये जो यहाँ पे जो कंट्री है इरिट्रिया, उसके साथ वॉर चल रहा था, और इस वॉर बिटवीन इथोपिया एंड इरिट्रिया को पीसफुल सॉल्यूशन दिलाने के लिए, यहाँ पे इरिट्रिया, यहाँ पे इथोपिया, वॉर बिटवीन इरिट्रिया एंड इथोपिया काफ़ी टाइम से चल रहा था, इसको एक पीसफुल सॉल्यूशन दिलाने के लिए ही प्रधान जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एबे अहमद, इनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ये तो चलिए एक बात होगी, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा कि जब इथोपिया की बात चल रही है तो इससे रिलेटेड जो नोबेल प्राइज़ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूं कि इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके पीसफुल सॉल्यूशन के कारण इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद गॉट नोबेल पीस प्राइज़ इन 2019। अब करंट इशू पे आइए। इथोपिया का ये वाला जो प्रोविंस है, नदर्न प्रोविंस, जिसका नाम है तिग्रे प्रोविंस, यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? जब किसी एक एरिया के लोग वहाँ की सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, तो उसको कहा जाता है सिविल वॉर। और इसी तरह के कुछ हालात बने हुए इन द तिग्रे रीजन ऑफ इथोपिया। ये जो रीजन है तिग्रे प्रोविंस, इसको रीजन 1 भी कहते हैं। तो अलग अलग रीजन्स को उन्होंने अलग अलग नंबरिंग दे रखा है, तो ये तिग्रे को नाम दे रखा उन्होंने रीजन 1। और इस तिग्रे की कैपिटल है मेकेले। कैसे हमारे यहाँ पे प्रोविंस है असम और उसकी कैपिटल है अपनी दिसपुर, वैसे ही तिग्रे इज़ रीजन 1 और इसकी कैपिटल है मेकेले। तिग्रे में हुआ क्या था लास्ट ईयर? तिग्रे में इलेक्शंस कराए गए थे सितंबर 2020 में, पिछले साल। और जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पे जो पार्टी जीत के आई पावर में, दैट वाज ऑपोजिशन पार्टी टू द पार्टी दैट इज़ इन रूल एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल की सरकार ने क्या किया, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है उसमें फ्रॉड का इस्तेमाल हुआ है, और उन्होंने यहाँ की सरकार जो इलेक्शन जीत करके आई थी उसको बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, रेबेल करने लगे, और आज के टाइम में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो केओस में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। और पिछले 1 साल से ये सिविल वॉर लगातार चल रहा है। इस कारण से ये तिग्रे रीजन न्यूज़ में, और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर issue, and you can submit the answer in the comment section. The next article is taken from environment segment. It is about per capita emissions data, and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो देखिए, वैसे तो ये आर्टिकल में कुछ और बातें लिखी थी, लेकिन वो सारी बातें मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं लगी। आई पिक्ड अप सम डाटा विच आई फाउंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल कार्बन इमिशंस यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन से रिलेटेड डाटा अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमिटर कंट्री है चाइना। पूरे दुनिया भर में जितने भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं उसका अकेला 29% ग्रीन हाउस इमिशन चाइना करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएस। पूरे दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसका अकेला 15% ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है यूएस। फिर अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो इंडिया है तीसरे नंबर पे। अगर ओवरऑल ग्रुपिंग वाइज बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन है। सो दिस इज ओवरऑल डाटा विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन अगर बात की जाए ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा की, यानी कि ओवरऑल इमिशंस डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा की अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनली सबसे आगे ब्रिटेन था, यूके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टार्टिंग में वही था। लेकिन फिर ये देखिए, ये यूके स्टार्टिंग में आगे था सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा, मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, यूके सबसे आगे था। लेकिन बाद में इन बिटवीन दैट 19th सेंचुरी फिर धीरे धीरे आगे निकल के आया यूएस। जब यूएस के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगे, तो फिर यूएस इमिशन में आगे निकल गया इमिशन पर कैपिटा। और चाइना काफ़ी लेट शुरुआत की चाइना ने। आप देखिए, ये रेड कलर से चाइना को रिप्रेजेंट किया गया। चाइना का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है दैट हैपेंड वेरी लेट। और 1949 में तो मौजूदा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है दैट केम इनटू पावर इन चाइना, बट इसके जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हैं दैट पिक्ड अप आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। उसके बाद से सडनली आप देख सकते हैं कि चाइना के ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा में कितना राइज आया है। अगर आज के टाइम में बात की जाए तो यूएस, ये जो ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, यूएस इज हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर एज फार एज ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा इज कंसर्न, यानी कि ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो चाइना सबसे आगे है, लेकिन ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा की बात की जाए तो यूएस सबसे ऊपर है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया
का अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा इज लोअर देन वर्ल्ड्स एवरेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा। तो भले एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दी जाए तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा है वो दुनिया के एवरेज से भी कम है। तो इस हिसाब से वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री एज फार एज आवर ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज कंसर्न्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट डार्ट मिशन ऑफ नासा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। डार्ट मिशन का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। इट इज लॉन्च्ड बाय नासा। इसका मेन पर्पस क्या है वो समझिए। डार्ट मिशन का मेन पर्पस है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिसकी मदद से कोई हमारे अर्थ के नज़दीक अगर एस्टेरॉयड आ रहा हो तो उससे एक स्पेस क्राफ्ट को टकरा करके एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि वो एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के लिए खतरा ना बने। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि इफ दिस एस्टेरॉयड इज मूविंग टुवर्ड्स आवर अर्थ, सो the purpose of this technology is to send such a spacecraft that would hit this asteroid and destroy this asteroid so that this asteroid could not cause any damage to the earth. अब ये जो डार्ट मिशन है इट विल बी लॉन्च्ड ऑन 24 नवंबर। आने वाले 24 नवंबर को ये लॉन्च होगा। इसमें क्या किया जाएगा जरा समझिए। स्पेसएक्स जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका एक रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट। उसके ऊपर ये फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर ये डार्ट स्पेस क्राफ्ट को लगा करके भेजा जाएगा और ये जो डार्ट स्पेस क्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट पे जाएगा ये जाकर के सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा, हिट करेगा एक इस तरह के छोटे से एस्टेरॉयड पे जिसका नाम है डिमॉर्फोस। एक्चुअली ये एस्टेरॉयड भी नहीं है, ये एक तरह का मूनलिट है। मूनलिट कैसा होता है? जो किसी एस्टेरॉयड के अराउंड घूमता है। जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के अराउंड जो घूम रहा है और वो है मून। अगर कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड है, जैसे इस केस में देखिए डिडीमॉस एक बड़ा सा एस्टेरॉयड है, उस बड़े से एस्टेरॉयड के अराउंड एक छोटा सा एस्टेरॉयड घूम रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अर्थ के अराउंड मून घूमता है, तो इस बड़े एस्टेरॉयड के अराउंड या डिडीमॉस के अराउंड ये छोटा सा एस्टेरॉयड या डिमॉर्फोस घूम रहा है। इस तरह के छोटे एस्टेरॉयड को कहा जाता है मूनलेट। और इस मूनलेट को ये डार्ट मिशन जाकर के हिट करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जिससे इंश्योर किया जा सके कि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये मूनलेट हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ये डिमॉर्फोस हो या डिडोमोस हो, ये हमारे लिए कोई खतरा है नहीं। लेकिन इनको डिस्ट्रॉय इसलिए किया जा रहा है, डिमॉर्फोस को, इस बेचारे को इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है क्योंकि टेस्ट हम कर पाएँ कि क्या हमने सच में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से हम किसी भी एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इफ इट इज कमिंग क्लोज टू आवर अर्थ। तो दैट इज द पर्पस ऑफ डार्ट मिशन। As I said, the asteroid and the moonlet, this asteroid and the moonlet do not pose any threat to the Earth, but the mission is being conducted in order to test the new technology to ensure the preparedness in case the asteroid hit the Earth. एस्टेरॉयड हेड्स टुवर्ड्स द अर्थ इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ के अराउंड आता है तो हमारे पास पहले से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी मदद से हम उस एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर सकें। एंड दिस विल बी अ सुसाइड मिशन। सुसाइड मिशन मतलब कि ये जो डार्ट मिशन है, ये डार्ट स्पेस क्राफ्ट है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका सुसाइड हो जाएगा। इंसान नहीं मर रहा है, ठीक है, इसका सुसाइड हो जाएगा। दिस इज अ सुसाइड मिशन एंड द स्पेस क्राफ्ट दैट विल हिट दिस डिमॉर्फोस विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।